जो आपने चुना मोदी जी को जी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमारे एमपी से क्या है? कुछ चंद नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों टिकट लेके चले जाते हैं। आप आज गुजरात की बात करते हैं डेवलप्ड है, महाराष्ट्र की बात करते हैं डेवलप्ड है, और वहां आप देखिएगा बच्चा 10वीं पास करता है, स्वरोजगार के दिशा में दिमाग चलता है। लेकिन झंझारपुर को आप पटना से कंपेयर करोगे, कहीं नहीं। और जब अच्छे लोग आते हैं तो आप बोलते हो आपको पार्टी सिंबल नहीं है। आज तक 6 साल रहने के बाद भी मेरे चरित्र पर, मेरे व्यवहार पर, मेरे विचार पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी भी राजनीतिक दल है सभी अपनी अपनी पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है। ऐसे में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है मिथिलांचल का जो ब्राह्मण बहुलक क्षेत्र है, जिसके बाद द्वितीय स्तर पर देखें, अगर वोटरों की संख्या के हिसाब से देखें तो द्वितीय जो सूची है उसमें दूसरे नंबर पे मुस्लिम आते हैं और तीसरे नंबर पे कुशवाहा आते हैं। इसी तरह ये क्रम जो है लगातार आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार झंझारपुर क्यों खास है? क्योंकि 2015 की आप राजनीतिक स्थिति को देखें, परिस्थिति को देखें, तो उस समय नीतीश कुमार और उनकी जो पार्टी जदयू थी वो महागठबंधन का हिस्सा हो गई थी। कुछ ही समय के लिए हुई थी, लेकिन चुनाव भर में वो महागठबंधन के साथ थी। ऐसे में झंझारपुर का जो सीट जो हमेशा जदयू के कब्जे में रहा था, एनडीए में जब नीतीश कुमार थे, तो वो सीट जो है महागठबंधन का हिस्सा होते हुए वो सीट आपको राजद के खेमे में चली गई थी और वहाँ से राजद के विधायक गुलाब यादव जी अभी जो है वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन उसी समय बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हुए जो निर्दलीय आए थे और अपने अपने कैडर को लेकर के, अपने अपने मुद्दे को लेकर के आए थे और जनता ने उन्हें भरपूर प्यार भी दिया। तो अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार झा हैं, जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 2015 का जो चुनाव था उसमें तीसरे पायदान पे आए थे, निर्दलीय लड़ते हुए तीसरे पायदान पे आए थे। और वो जो है, अगर बात करें झंझारपुर में शिक्षा का जो एक मुद्दा है उसको लेकर के उसी को बेस बना करके चुनाव लड़ने आए थे। तो कहीं ना कहीं ये हो गई ना थोड़ी सी अटपटी सी बात आपको लग रही होगी कि जिस चुनाव में, बिहार के जिस चुनाव में जनता जो है कोई भी नेता जो है जनता के वोट बैंक को, जाति को लेकर के सामने आते हैं, ऐसे में कोई ऐसे भी प्रत्याशी थे जो शिक्षा को मुद्दा बना करके, शिक्षा को हथियार बना करके चुनाव में उतर रहे थे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में आप जिस तरह से उतरे थे, शिक्षा का मुद्दा रहा था। आप कितना शिक्षित हैं सर? हमारी जो ग्रेजुएशन है, हमने बीटेक किया हुआ है आईआईटी खड़गपुर से जी। उसके बाद हमारी एमबीए की और पीएचडी हमने किया था ह्यूमन रिसोर्सेज में। आईएयू है, इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी जी, यूएसए में, वहाँ से हमारी एमबीए और पीएचडी हुई थी। तो यही एजुकेशन, और बेसिक एजुकेशन देखेंगे तो हम लोग वेस्ट बंगाल से क्लास 10, 12 करने के बाद आईआईटी भी वेस्ट बंगाल में ही थी खड़गपुर जी। तो ये हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी। तो ऐसा होता है कि बिहार में जिस तरह से देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि एक दलदल है, यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप, लूट खरोच, ऐसा ऐसा आरोप लगता रहता है। अभी वर्तमान सरकार पे भी पुल को लेकर के बहुत सारा आरोप लग रहा है। ऐसे में इतना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईआईटी खड़गपुर लोगों का सपना होता है किसी युवा का, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद फिर बिहार की राजनीति में ये थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है सर। यही विरोधाभास है जी। किसी से भी पूछिए तो कहेंगे भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, अच्छे लोग नहीं हैं, चोर है, व्यभिचारी हैं। और जब कोई अच्छा आदमी आता है तो फिर क्वेश्चन आता है जो इस दलदल में आप क्यों आए जी। जब तक आप एक कदम आगे बढ़ा के, दलदल है जी, ठीक है, तो इस दलदल को सफाई के लिए जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हम कैसे बात कर सकते हैं ये दलदल कैसे हटेगी जी। दलदल साफ करने के लिए आपको गंदगी में कूदना ही पड़ेगा, छींटे पड़ेंगे ही। अब आप पे निर्भर करता है उस छींटे को किस तरह कम से कम आपके चरित्र पे दाग ना लगे और इस दलदल को समाज से कैसे आप हटा सकते। 2015 में तो आप पे बहुत सारे छींटे पड़े होंगे सर, छींटाकशी का तो दौर चलता रहता है, तो कैसे उन सारी चीज़ों को हैंडल? देखिए, मैं प्राउडली कहता हूँ पिछले 6 साल से मैं पूर्णतया सामाजिक और राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ
जो आज की तारीख में यदि आप राजनीतिक जीवन जीते हैं तो 2 महीने के अंदर ही छींटे आने लगते हैं जी। और पिछले 6 साल में बिना किसी दाग के, क्योंकि आप भी हमारे एरिया के हो, आप पता कर सकते हो, जो आज तक 6 साल रहने के बाद भी मेरे चरित्र पर, मेरे व्यवहार पर, मेरे विचार पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, जो 6 साल रहने के बाद भी अपने आप को मैं संभाल के रखा। अगर बात करें सर, झंझारपुर के एक आपको एमपी रहे थे, उन्होंने कहा था झंझारपुर का विकास हो चुका है और इन्वेस्ट जो है वो दूसरी जगह कर रहे थे सांसद कोष से। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, तो क्या लगता है झंझारपुर में कहाँ सेक्टर खाली है? बहुत बार क्या होता है, जो शब्द के अर्थ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते जी। कारण क्या होता है, अंदर में भावना कुछ और होती है, और जब अचानक आप किसी के सामने माइक लगाते हो तो यदि आप ट्रेंड नहीं हो तो दिक्कतें आती है। आप कुछ कहना चाहते हो, आपके मुंह से कुछ और निकलती है। तो उनका जो हुआ है उसमें हम तो कहते हैं टंग ऑफ स्लिप था, स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग इसलिए था क्योंकि बाद में यही क्वेश्चन हमने एमपी से किया था जी। तो उन्होंने यही कहा था, जो हो सकता है भावना में कुछ शब्द निकल गया हो जो सही नहीं था। उनका कहने का यथार्थ में यह था, जो प्रगति के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं जी, और इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। जो उन्होंने कहा था, जैसा आदेश रहेगा हम उस तरह से काम को आगे बढ़ाते रहेंगे जी। तो झंझारपुर में आपको कहाँ लगता है कि विकास इतने सालों से तो हो रहा है, आज़ादी के बाद से तो यहाँ काम चल ही रहा है लगातार, कहाँ लगता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है झंझारपुर के विधानसभा क्षेत्र में जहाँ खाली है, जहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं? देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं जी, तो विकास एक कॉन्क्रीट, एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते। उसके बहुत सारे मानक होते हैं। हाँ, उस मानक आप कंपेयर करते हैं। यदि आप विकास की बात करेंगे तो मान लो जो झंझारपुर को कोसी बेल्ट से यदि आप कंपेयर करोगे तो झंझारपुर विकास में विकास हुआ है, लेकिन झंझारपुर को आप पटना से कंपेयर करोगे कहीं नहीं है। तो ये नजरिया, आपका पैमाना क्या है, जहां तक आप मुझे पूछ रहे हैं जो क्या किया जा सकता है जी, संभावनाएं बहुत है जी। उस संभावनाओं को अभी तक शायद एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है जी। जैसे आपको पता होगा, जो ऑलरेडी झंझारपुर में बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट है जी, करीब 11 एकड़ जमीन पे बियाडा है, लेकिन दुख की ये बात है उस बियाडा में कहने के लिए कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जी। तो कहाँ चूक हुई, अब क्या हो गया, क्या उस पर हमें नहीं होते, जो सांप चल गया तो डंडा मत पटकिए, आगे हम क्या कर सकते हैं जी। तो इस संभावनाएं असीम है। हाँ, जरूरत क्या है हमारे दृष्टिकोण की, हमारी सोच की, जो इन संभावनाओं को हम अधिक से अधिक जनता के हित में कैसे ले जाएं जी, इस पे काम करने की जरूरत है। तो पहली जो मेरी प्राथमिकता है, जो मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी बहुत सारे इस पे हमने लोगों से बात करके क्या किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी कि जब असली परिभाषा क्या है, जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन होती है, सक्सेस चांस ज़्यादा रहता है जी। हो सकता है जो आप किसी एक फील्ड में महारथी हो, लेकिन जरूरी नहीं है सभी फील्ड के आप महारथी हो। तो इसमें क्या होता है, जो लोग वहाँ पे मान लीजिए जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा हुआ है, कुछ नए लोग हैं जो नए आइडियाज़ आए हैं, तो पुराने और नए को हमें एक ऐसे सीमलेस उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, समझ सकते हो, हमें इंटीग्रेट करना होगा पुराने थॉट और नए थॉट को लेके। तो इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक कंपाउंड बनाना होगा। हाँ, तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, और हमने हमेशा जोर दिया है, इस कोरोना काल में हमने छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको उठाया है जी। उनकी कमाई 10,000 ही है जी, लेकिन वो मेरे हीरो हैं जी, क्योंकि जहाँ पे संभावनाएं नहीं हैं वहाँ पे कोई अपने बलबूते 10,000 कमा रहा है, बड़ी बात है जी। जहाँ तक जॉब क्रिएशन की बात है, बहुत जगह आलोचना होती है जो सरकारी सेक्टर, तो आप ये मान के चलिए सरकारी सेक्टर में आप कितने, मैक्सिमम 1% या 2% लोगों को आप जॉब दे सकते हो, 98% के लिए क्या। तो हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, जब बच्चा
ये जो चेंज ऑफ माइंडसेट है ये हमारे घर से होना चाहिए। बच्चा जब पढ़ता है, जैसा आपके भी मम्मी पापा बोलते होंगे, बेटा पढ़, नहीं पढ़मा तो निक नौकरी के ना भेटतो। जी बिल्कुल। वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट। जी अब हम बोलते हैं बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो अदानी कैसे बनोगे, अंबानी कैसे बनोगे, टाटा कैसे बनोगे, बिरला कैसे बनोगे। हम कहते हैं वर्क ऑन द जॉब क्रिएशन। हम लोग मिथिला में जो भी रीजन रहा हो, हम लोग जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान नहीं दिए हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिए हैं। आप आज गुजरात की बात करते हैं डेवलप्ड है, महाराष्ट्र की बात करते हैं डेवलप्ड है, और वहां आप देखिएगा बच्चा 10वीं पास करता है, स्वरोजगार के दिशा में दिमाग चलता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार, अपने पेरेंट्स को देखा है उस डायरेक्शन में। इसीलिए जो जॉब की जो कमी है वहां कम खलती है, कुछ ना कुछ लोग कर लेते हैं, स्वरोजगार कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो अपना जीविकोपार्जन तो हो ही रहा है, साथ में समाज को भी उससे कुछ मिल रहा है। तो हम चाहते हैं यदि, और ये क्या है, जो हमारे इधर के लोग एंटरप्रेन्योर हैं बाहर, हम चाहते हैं जो ठीक है, और हम सबसे बार बार विनती करते हैं, जो आपने बाहर जाके अच्छा किया, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आप बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हो, हम नहीं कहते हैं आप पूरा अपना रिसोर्सेज यहाँ लगाओ, अपना 10% रिसोर्स अपनी मातृभूमि पे लगाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झंझारपुर में कम से कम 100 बड़े लोग हैं जिनकी बाहर या तो इंडस्ट्री है या अच्छे बिजनेस है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। जरा ये सोचिए, ये जो 10% अपना इन्वेस्टमेंट यदि अपनी मातृभूमि के लिए करें तो क्या झंझारपुर नहीं बदल सकता है? तो हमें इस माइंडसेट पे काम करना होगा। जो बिहार वो पहले वाला बिहार नहीं रहा जो आप डर रहे हो। क्यों, क्या होता है, जो हम लोग बार बार, पिछले इलेक्शन में मेरा यही था, हम निर्दलीय लड़े थे, तो हम बार बार ये कहते थे जो सरकार हमें सड़क दे, सरकार हमें बिजली दे, यानी मूलभूत सुविधा जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए हमें दो। हम सक्षम हैं, हम इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, हम जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं। और अभी जो बिहार की स्थिति है, पावर भरपूर है, सड़कें अच्छी है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेबर है ही, और सबसे अच्छी बात क्या है, इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा कब, जब आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो और कंज्यूम भी कर रहे हो। और हमारी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। तो यदि कंज्यूमर है हमारे पास, मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूस करो। यही मेरा कहना है, जो माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा घर से, बचपन से, तो ही जाके अचानक कोई टाटा बिरला नहीं बनेगा। छोटे छोटे बिजनेस करते करते धीरे धीरे, तो ये जो कल्चर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, बिजनेस का, वो बचपन से बच्चों में इनकलकेट करना होगा। अचानक नहीं आएगा, हमें बोलना पड़ेगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो टाटा नहीं बनोगे, बिरला नहीं बनोगे, अंबानी नहीं बनोगे। तो कहीं ना कहीं आप तो यहाँ हैशटैग इन्वेस्ट इन मिथिला, इसका भी आप टैगलाइन दे रहे हैं, इन्वेस्ट इन व्हाई ओनली हैशटैग इन्वेस्ट इन मिथिला। हम तो देखिए, हम बड़ी, हमारी सोच जो है, दृष्टिकोण है, हम झंझारपुर ही सोचते हैं जी, इन्वेस्ट इन झंझारपुर। इससे ज्यादा मिथिला बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेरे लिए झंझारपुर ठीक है जी, वो मेरे लिए मायने रखता है। तो हमने आपके विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ भी देखा था, आप जैसे मखाना के कारोबारी हैं उनसे आप बातचीत कर रहे थे, हालचाल ले रहे थे स्थानीय भाषा में। तो मतलब क्या लगता है, जहाँ इस समय में जहाँ जीडीपी को लेकर के गिरने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि सरकारी ओर से जो है, सरकार के दृष्टिकोण से, सरकार की तरफ से रोजगार के संसाधन नहीं डेवलप किए गए, तो क्या लगता है कि लोग तो अपने आप में सक्षम है ऐसी चीज़ों को लेकर के? देखिए क्या हो रहा है, जो एक वैज्ञानिक, मखाना के वैज्ञानिक से बात हुई, डॉक्टर अनिल कुमार हैं, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के, उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता हूँ। उनका स्टेटमेंट था मखाना के विषय में जी, कांटा चुभे हमारे किसान को जी, और आमदनी कमाए दिल्ली बम्बई के व्यापारी जी। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मखाना हमारे इधर प्रोड्यूस होती है जी, जीएसटी जो यहाँ से हम लोग बाहर भेजते हैं माल जी, वो 8 किलो 10 किलो के बोरे में भर के भेजा जाता है जी। और सरकार के हिसाब से, निर्देशानुसार, यदि आप 8 किलो 10 किलो के बैग में मखाना बाहर भेजते हो, उस पे जीएसटी 0 लगती है जी। मतलब कांटा चुभा है हमारे फार्मर को जी, उसे कुछ नहीं मिल रहा है जी। हमारी सरकार
0 GST जी, और यही बोला जाता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जी, वहाँ वो छोटे छोटे पैक में उसको पैक कर देते हैं, उस पर GST। यही मखाना बड़े पैक में ना करके 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम के पैक में सिर्फ पैकिंग करके GST हो जाता है 5%। जी, वो GST किसको लाभ मिल रहा है? वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की बिहार सरकार को क्या मिली? कुछ नहीं। कुछ नहीं जी, और 95% जो ट्रेडिंग हो रही है बिहार, ये सारे बाहर जाके ही होते हैं जी, और इसमें यदि आप वैल्यू एडिशन करते हो जी, तो वैल्यू एडिशन करने के बाद ये ही GST आपकी हो जाती है 12%। जी, तो हमारे कहने का मतलब क्या, हम पैकिंग नहीं कर सकते हैं? जी। क्या वैल्यू एडिशन में क्या होता है, जो फ्राई कर दिए कुछ फ्लेवर डाल दिए, क्या हमारे इधर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता तो हम क्यों कच्चा माल बाहर भेजें जहां सरकार की आमदनी 0 होती है? तो हमारी बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है जो ऐसा कुछ नियम बनाए, जो अभी जो कच्चा माल बाहर चला जा रहा है और बिहार सरकार की करीब करीब 95% आमदनी नहीं हो रही है जी, उसको कैसे लाया जाए? इसके लिए जरूरत क्या है? लोकल एंटरप्रेन्योर को आगे आना होगा। जी, ठीक है, सरकार अभी मखाना क्लस्टर की बातें हो रही है, PM साहब बातें कर रहे हैं, तो लोगों का अचानक ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन आगे तो एंटरप्रेन्योर आएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे मिथिला क्षेत्र में मुश्किल से 3 या 4 लोग हैं जो ये पैकेजिंग कर रहे हैं जी। बाद बाकी यही बोरा में भरो, पवन एक्सप्रेस में चढ़ाओ, गाड़ी चली गई बम्बई। जी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी में बोरा लोड करो, चली गई दिल्ली, कमाली दिल्ली सरकार, कमाली महाराष्ट्र सरकार, कमाली गुजरात सरकार। हमारी बिहार सरकार को वही हाथ में आता है, ठन ठन गोपाल। तो सीधे तौर पे बात करें ऐसी सारी चीज़ों, जो आपका जो एक थॉट है सर, एक जाहिर सी बात है, एक शिक्षित अगर युवा कहें, एक शिक्षित लोग होंगे तो इसी तरह की थॉट्स आएगी। सही में अगर बात करें तो जैसे रोजगार बढ़ाने की बात होती है, इंडस्ट्री बढ़ाने की बात होती है, लेकिन इसके लिए रोड मैप क्या है? आपने तो रोड मैप भी दे दिया, तो किस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है? तो हमें ये बताइए सर, जैसे राजनीतिक भागीदारी की बात होती है, तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ऐसे लोगों को, आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा था, आप जदयू से तो अभी भी हैं, वर्तमान में हैं, निर्दलीय लड़ना पड़ा था, लेकिन लोग हाथों हाथ नहीं ले पा रहे हैं, क्या उसकी पीछे वजह क्या लग रही है? मैं जदयू में हूँ, जदयू का एक आम कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन हमेशा जब भी हमें मौका मिलता है हम यही कहते हैं, जो शीर्ष में नेता कितना भी अच्छा हो, जब तक लोकल लेवल पे आपको अच्छे नेता नहीं मिलते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मान लिया मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन जब तक झंझारपुर के जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं मिलेगा तब तक झंझारपुर का विकास नहीं होगा। तो हम हर एक युवा को, हर एक जो समझ सकते हैं उनसे हम लोग यही कहते हैं, जो कब तक जात पे, कब तक धर्म पे, कब तक पार्टी के नाम पे शोषण होता रहेगा जी। अच्छे एक तरफ आप कहते हो जो अच्छे लोगों की कमी है, और जब अच्छे लोग आते हैं तो आप बोलते हो आपको पार्टी सिंबल नहीं है। तो ये विरोधाभास तो आप जनता खुद कर रही है। जनता को आके डिसाइड करना होगा जो हमारे कामों को कौन आगे ले जा सकता है। पार्टियां बहुत अच्छी है, ठीक है, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। तो अभी क्या हो रहा है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द पार्टी आप देखोगे, जो उन्हें जो भी कुछ चंद नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों टिकट लेके चले जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड है, हाँ जी, टिकट उन्हें मिल जाता है जी, और मजबूरी में विकल्प क्या है, हम ये कहना चाहते हैं जो विकल्प आपके सामने है आप ढूंढो। मान लीजिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखेंगे 10 से लेके 20 लोग खड़े होते ही है जी, उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट हो उसका चयन होना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि एक बार ये प्रतिक्रिया चालू हो गई तो शीर्ष नेता को ये संदेश मिलेगा, जो जब तक अच्छे कैंडिडेट हम क्षेत्र में नहीं देंगे तो पार्टी के नाम पे वोट मिलना मुश्किल है। पार्टी अच्छी है, अच्छी या बुरी पार्टी कब होती है, जो पार्टी के साथ जुड़े लोग कितने अच्छे हैं जी। तो जब हम ग्रास रूट पे अच्छे नेता नहीं पैदा कर सकते हैं, अच्छे काम करने वाले को मौका नहीं देते हैं, अचानक हम सुनते हैं किसी को टपका दिया गया, ये टपकाने की राजनीति जब तक पार्टियां नहीं बंद करेगी और ऐसे लोगों को जब तक
आम जनता सपोर्ट करती रहेगी, आप विकास की बात क्यों सोचोगे? आपने चुना, बहुत जगह हमें बोलता है, लोग बोलते हैं जो आपने चुना मोदी जी को तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमारे एमपी से क्या है? क्या आपने एमपी को चुना है? जिस हिसाब से वोट हुआ था, क्या किसी ने एमपी को चुना या डायरेक्ट पीएम को चुना? जब पीएम को आप चुने, पीएम देखेंगे। तो एमपी पे आप क्यों चिल्लाते हैं? एमपी को क्यों गाली देते हो जो ये स्टेटमेंट दे दिए, वो स्टेटमेंट दे दिए? और कमोबेश हर एक जगह यही स्थिति है। जरा पूछिए एमपी एमएलए, वो हमारे भगवान है, वो हमारे ये है, इसी पे होता है। भैया भगवान कोई नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं जो भगवान काहे का, किस चीज के भगवान? आपको सही अपॉर्चुनिटी मिली, आपने यूटिलाइज किया। हमें भी जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम भी अच्छा करने की कोशिश करें। आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या इस बार 2020 का मैच चल रहा है, बिहार विधानसभा 2020 का मैच होने वाला है, झंझारपुर विधानसभा के ईवीएम का जो मशीन होगा, क्या उस पर डॉक्टर सुनील कुमार झा का नाम रहेगा? ये तो डिपेंड, देखिए हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिंपल से अलग हटके सर, किसी भी राजनीतिक विद्वान को आप सिंबल से तब तक नहीं हटा सकते हो जब तक सीट का फैसला नहीं हो जाता है। देखिए मैं छिपा के नहीं बोला, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता जो ये सिंबल किसका, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं अपने को पार्टी से अलग कैसे देखूं? मैं तो एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं जो बिना किसी पार्टी पोस्ट लिए गांव-गांव करीब करीब पिछले साल हमने 6 जिला में जो हमारे जदयू नीतीश कुमार की जो पेट योजना है विद्यार्थी से रिलेटेड, उसमें क्या था? कुशल युवा कार्यक्रम, SHA सेल्फ हेल्प अलाउंस और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके लिए पार्टी लाइन्स, पार्टी के आदेश की चिंता नहीं थी हमें, लेकिन गांव गांव हमारे इर्द गिर्द जो 6 जिले हैं, हर एक जिले में मैं गया हूँ, हर एक प्रखंड में गया हूँ और लोगों को मोटिवेट, ये तो आपको भी पता है, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन, ये लेक्चर तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है। और पिछले साल जनवरी, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन था, देखेंगे शुरू के एनरोलमेंट बहुत कम हो रहे थे, ठीक है। कारण क्या था? जो लोगों में एक डर थी, लोग क्या बोल रहे थे? अरे मंगनी में लो जाए छो, किडनी निकाल कर बेच लेतो, एना मंगनी नहीं करे तो किडनी बेच लेतो। ये जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में था, इसके लिए हमने 6 जिला में जनवरी से लेकर जुलाई तक, जब तक एडमिशन सेशन चला है, रेगुलरली हमने कहा है ये सरकारी योजना है, कोई जेब से नहीं दे रहा है। तो ये जो गलत मैसेज जा रहा था उसको ठीक करने का काम कीजिए। जो कैरियर काउंसलिंग की है, क्योंकि हम लोग कैरियर काउंसलिंग से जुड़े हुए, एजुकेशन फील्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमने कैरियर काउंसलिंग की है, हमने लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया है और लोक शिकायत के माध्यम से झंझारपुर में लोक शिकायत को घर घर तक कोशिश की हमने पहुंचाने की। जो अधिकार आपके हाथ में है, आगे बढ़िए, और हम लोग मदद कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हो, 10 से ज़्यादा रोड, नो डाउट अभी जो प्रतिनिधि हैं बोर्ड तो उन्हीं का लगेगा, लेकिन हमारी टीम ने 10 से ज़्यादा बड़े बड़े रोड के प्रोजेक्ट लोक शिकायत के माध्यम से करवाए। और ये लोक शिकायत घर घर तक हम लोगों ने कोशिश की है। जो आप अपने अधिकार को समझो, आप अधिकार आपका है, आपको मांगना होगा और उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो इसके लिए जो सरकार की, चूंकि जदयू में हूँ तो सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी कोशिश रहती है जो ग्रास रूट तक जिनको लाभ चाहिए वहां तक वो पहुंचे। तो ये मुद्दा हमारा हमेशा उठता है। तो कहीं ना कहीं अब इनके बारे में क्या ही कहना कि इनका क्या मुद्दा है, ये क्या काम कर रहे हैं, आपने सबने सुना। जहां बात रोजगार की होती है, इसके लिए लोग बात करते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में झंझारपुर विधानसभा में बहुत सारे ऐसे जो है बहुतेरे आयाम बाकी है, जिसे छूना अभी बाकी है। इसको लेकर के किस तरह से क्या किया जा सकता है, मखाना प्रोसेसिंग हो या फिर रोजगार के किस तरह से नए संसाधन जो है और नए जो एक फील्ड है उसको किस तरह से सृजन किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों का, इसके लिए इन्होंने जो है रोड मैप तक बता दिया। साथ ही एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो इतने शिक्षित हैं, और जो एक शिक्षित व्यक्ति ही इस तरह से शिक्षा का किस तरह से विकास होगा, शिक्षा का किस तरह से नवीकरण होगा, शिक्षा का किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, इसको लेकर के बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सही बात एक कह रहे थे कि पार्टी जो है, कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है अपने कार्यकर्ताओं से बना होता है। ये कोई पार्टी अच्छी तभी होती है जब
ये देखा जाता है कि उसके ग्रास रूट लेवल पर अगर बात करें तो कार्यकर्ता जो है किस तरह के हैं, किस तरह की बात करने वाले हैं, कितने शिक्षित हैं। तो पार्टी को तो टिकट देने वक्त में कम से कम ऐसी चीज़ों का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।